नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की वीडियो सीरीज में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो में हम स्टडी कर रहे थे मैट्रिक्स इन मल्टीप्लिकेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। हमने क्या देखा था कि हम कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स कब कंपैटिबल होंगे एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने के लिए। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपने पहले वीडियो का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चेन मल्टीप्लिकेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। सो गाइस, अगर आपने पहले ये पर्टिकुलर वीडियो वॉच नहीं करी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन से ये पर्टिकुलर वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकते हो, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट शुरुआत से ही समझ में आता रहेगा। सो गाइस, बातें तो बहुत सारी होगी है, जल्दी से अपना कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम चेन मल्टीप्लिकेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे। हम क्या सीखेंगे? वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। पिछली वीडियो में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी करे थे, आप वो पर्टिकुलर वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन से वॉच कर सकते हो। सो गाइस, बिना किसी देरी के ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं इन जनरल लूंगा, एक सिंपल से कॉन्सेप्ट लेंगे जिसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तीन मैट्रिक्स को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अगर मुझे तीन मैट्रिक्स को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई तो क्या कंडीशन होगी? सपोज मैं तीन मैट्रिक्स ले लेता हूँ। एक मैट्रिक्स है मेरा पहला मैट्रिक्स है A21 मीन्स A2 क्रॉस 1, 2 रोज एंड 1 कॉलम। बी मैट्रिक्स में क्या है मेरे 1 रो एंड 2 कॉलम है। एंड सी मैट्रिक्स मुझे दे रखा है 2 क्रॉस 4 का, 2 रो एंड 4 कॉलम्स मुझे ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स में दे रखा है। ये मेरी चेन ऑफ मैट्रिक्स है। मुझे क्या परफॉर्म करना है? मुझे इनका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C। सो गाइस, आपने एक प्रॉपर्टी देखी होगी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब कि मैं पहले ये दो टर्म मल्टीप्लाई कर सकता हूँ A B, देन उसका मल्टीप्लिकेशन C के साथ परफॉर्म कर सकता हूँ, या B C मल्टीप्लाई कर सकता हूँ पहले और उसका मल्टीप्लिकेशन A के साथ परफॉर्म कर सकता हूँ। आपको आ रही है कंडीशन समझ में? सो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होगा। सो एसोसिएटिव तो होगा। सबसे पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि जो मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो आपस में कंपैटिबल भी है या नहीं है। आप चेक करो, नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स, है ना इक्वल? नंबर ऑफ कॉलम्स इन द सेकंड मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द थर्ड मैट्रिक्स, ये इक्वल है। तो मैं इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कंडीशन बिल्कुल फुलफिल्ड है। तो सपोज गाइस, मैं इसे ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ। दो पॉसिबिलिटी है, मैं दोनों पॉसिबिलिटी आपको लिख के दिखा देता हूँ। कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? सबसे पहले मैं A को B के साथ मल्टीप्लाई करूंगा एंड देन मल्टीप्लाई करूंगा C के साथ। आपको आधी कंडीशन समझ में? और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है मेरी? दूसरी पॉसिबिलिटी है मेरी कि सबसे पहले मैं B एंड C को मल्टीप्लाई करूंगा एंड देन उसका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करूंगा A के साथ। सो ये मेरी दो पॉसिबिलिटी होगी। सो गाइस, मुझे इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैट्रिक्स इन मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक में हमें अपने फाइनल आंसर से लेना देना नहीं है ज्यादा। हमें क्या बताना है? हमें बेस्ट वे बताना है जिसमें नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, सबसे कम होगी, और मैं अपने मैट्रिक्स को जल्द से जल्द कर पाऊंगा मल्टीप्लाई। अब नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब देखो दोस्तों, नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। मेरा फॉर्मूला किसके इक्वल था? P मल्टीप्लाई बाय Q मल्टीप्लाई बाय R, P क्रॉस Q क्रॉस R। P क्या था? मेरा साइज ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स था P क्रॉस Q। सो सपोज कर लो ये टर्म P है, ये R होगी एंड ये क्या होगी? R क्रॉस Q होगी। ये जनरल टर्म हमने पिछली वीडियो में बनाई थी और हमने कॉन्सेप्ट सीखा था। सो अगर मैं A B को मल्टीप्लाई करूंगा, सबसे पहले वी हैव टू मल्टीप्लाई A B। सो सपोज करो मेरा मैट्रिक्स क्या आ गया? मेरा मैट्रिक्स का नाम आ गया D। सो D के डायमेंशन क्या होंगे? 2 क्रॉस 2। D के डायमेंशन क्या आएंगे? 2 क्रॉस 2। सो नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी इस पर्टिकुलर केस में? नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन विल बी साइज ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय R। R क्या है यहाँ पे? 1। सो 2 2 जा 4, 4 स्केलर मल्टीप्लिकेशन आया, 4 स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन दोस्तों ये आंसर नहीं है। हमने A B को मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आंसर आया? D आया। अब मुझे D को C के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। C के डायमेंशन क्या है? 2 क्रॉस 4। अब आप चेक करो ये कंपैटिबल है या नहीं है? D मल्टीप्लाई बाय C, D को अगर आप C से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म देखो सेम है। सो दे आर कंपैटिबल।
अब आप देखो, अगर इन्हें तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, ए बी सी। इसके डायमेंशन क्या आएंगे, 2x4। आ रही है आपको कंडीशन, इसके डायमेंशन क्या आएंगे, 2x4। सो नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कितनी परफॉर्म होंगी इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में, मेरी नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी। साइज ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, 2x4 मल्टीप्लाई बाय आर। आर क्या है इस केस में, 2 है। P क्रॉस आर मल्टीप्लाई बाय आर क्रॉस क्यू। सो आर इज 2। आप मल्टीप्लाई करो ना, 4 2 8, 8 2 16, 16 आ गया। सो मेरी टोटल मल्टीप्लिकेशन कितनी आ गई इस केस में, 16 प्लस 4। 16 प्लस 4 किसके इक्वल होता है, 20। सो जब भी मैट्रिक्स को इस फैशन में मल्टीप्लाई करूंगा राइट एसोसिएटिविटी के थ्रू इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, सो मेरे नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आएंगे, 20 के इक्वल आएंगे। सो गाइस अब हम एक काम करते हैं, दूसरे मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मतलब दूसरे फैशन में, लेफ्ट एसोसिएटिविटी के फैशन में भी हम ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। आपको ये आ गया ना समझ में? अगर आपको ये आ गया कॉन्सेप्ट समझ में, तो आप इस वीडियो को अभी का अभी पोस्ट करो और ये वाला मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो, मींस टोटल नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करो। सो अगर आप बी सी को मल्टीप्लाई करोगे, बी के डायमेंशन क्या है, 1x2, और सी के डायमेंशन क्या है, सी के डायमेंशन है 2x4। सो गाइस ये कंपैटिबल है एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने के लिए। सो सपोज करो रिजल्टिंग मैट्रिक्स दी है, उसके डायमेंशन क्या आएंगे, 1x4। सो अब तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट आ गया होगा समझ में कि मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। सो अगर मुझे इस पर्टिकुलर टास्क में नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकालनी है, नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सो नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आएगा, इट विल बी इक्वल टू साइज ऑफ द मैट्रिक्स। साइज ऑफ द मैट्रिक्स कितना है मेरा, 1x4। रिजल्टिंग मैट्रिक्स के साइज को मैं r से मल्टीप्लाई करूंगा। r क्या है यहाँ पे, 2, 4 2 8। सो इस वाले स्टेप में कितने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, 8 की। अब मैं a को मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ। a के डायमेंशन क्या दे रखे मुझे, 2x1 दे रखे। अब देखो कंपैटिबल है या नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स, तो ये कंपैटिबल है। तो साइज ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स ए बी सी क्या आएगा इस केस में भी, मेरा साइज ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा मेरा 2x4। ठीक है, 2x4 का मेरा मैट्रिक्स आ गया। तो नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस केस में कितनी रिक्वायरमेंट होगी, नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी साइज ऑफ द मैट्रिक्स जो क्या है 2x4, उसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं r से। r क्या है यहाँ पे, 1 है। आ रही ना आपको कंडीशन, r क्या है यहाँ पे, 1 है। तो कितने स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी, 4 2 8। और ऊपर कितने परफॉर्म करते हैं हमने इस स्टेप में, हमने 8 स्केलर मल्टीप्लिकेशन दी थी। आपको आ रहा है ना कॉन्सेप्ट समझ में? हमने क्या किया, 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को तोड़ा। सबसे पहले बीसी को मल्टीप्लाई किया, फिर बीसी का आंसर को मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, ए मल्टीप्लाई बाय आंसर ऑफ बीसी। सो टोटल नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कितनी आई इस केस में, इस केस में मेरी टोटल नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन आई 16। कितनी आई, 16 आई। सो गाइस अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन करोगे, इस केस में मुझे 20 स्केलर मल्टीप्लिकेशन की नीड पड़ी, 20 स्केलर मल्टीप्लिकेशन की नीड पड़ी, और इस केस में 16 स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ही मेरा काम हो गया। सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए ये वाले मेथड से अगर मैं राइट पैरेंथेसिस करूंगा, सो मुझे कितने नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, 16। मतलब मैं जल्द से जल्द अपना आंसर निकाल पाऊंगा इस पर्टिकुलर पैरेंथेसिस के हिसाब से। सो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा था वो आपको समझ आ रहा है गाइस? सो गाइस मेरा मेन पॉइंट क्या है, मेन कंक्लूजन क्या है कि जिस हिसाब से हम अपने मैट्रिक्स को क्या करेंगे, पैरेंथेसाइज करेंगे। आपने देखो यहाँ पे हमने क्या पैरेंथेसाइज करा हुआ, ए पी को पहले मल्टीप्लाई किया हुआ, फिर सी को मल्टीप्लाई किया हुआ। सो गाइस जिस हिसाब से हम अपने मैट्रिक्स को पैरेंथेसाइज करेंगे उसका ह्यूज इंपैक्ट होगा हमारे आंसर्स पे। अभी तो मैंने जनरल टर्म देखी, मेरे साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, छोटे हैं, 2x1, 1x2, 2x4, बट इन रियलिटी ये साइज बहुत बड़ा भी हो सकता है। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 60,000 का मैट्रिक्स, या 500 मल्टीप्लाई बाय 10,000 का मैट्रिक्स, एंड सो ऑन। ये कंडीशन बड़ी होगी। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, ह्यूज इंपैक्ट होगा ऑफ हाउ वी कैन पैरेंथेसाइज आवर मैट्रिक्स। मुझे क्या करना है, मुझे सबसे कम करना है अपनी नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन को मुझे करना है अपना सबसे कम। सो इस वाले केस में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मेरी नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन आई कम। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन को कम करने का बेस्ट तरीका क्या है कि मैं अपने मैट्रिक्स को ढंग से पैरेंथेसाइज करूं। अब पैरेंथेसाइज एग्जांपल के बेसिस पे करेंगे। सो गाइस इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप नोट डाउन कर लो और हम नए कॉन्सेप्ट देखते हैं। सो आपने देखिए कॉन्सेप्ट।
सो फ्रेंड्स, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमें हमेशा अपना ही नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन को रिड्यूस करना चाहिए। सो अभी हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया जिसमें मैंने 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और अपना आंसर निकाला। सो कितने वे थे मुझे इन्हें पैरेंथेसाइज करने के? 2 वे थे। कौन कौन से 2 वे थे? सबसे पहले मैंने ए बी को मल्टीप्लाई किया एंड देन मल्टीप्लाई किया सी को। एंड दूसरी पॉसिबल फैशन में मैंने क्या किया, सबसे पहले बी सी को मल्टीप्लाई किया और फिर उसका रिजल्ट को मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब ए मल्टीप्लाई बाय बी सी। आंसर सेम आएगा लेकिन हाउ वी आर मल्टीप्लाइंग देम इज डिफरेंट। उन्हें कैसे पैरेंथेसाइज कर रहे हैं वो डिफरेंट है, और उसी डिफरेंस से मेरी नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन बहुत कम हो सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती है। सो अगर मेरे 3 मैट्रिक्स हैं ए बी सी, तो 2 वे से मैं उन्हें पैरेंथेसाइज कर सकता हूँ। अगर मेरे 4 मैट्रिक्स हैं ए बी सी डी, तो कितने वे से मैं उन्हें पैरेंथेसाइज कर सकता हूँ अगर मुझे इन्हें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। आइए कॉन्सेप्ट जानते हैं। सो 4 मैट्रिक्स अगर दे रखे तो मैं सबसे पहले ए को मल्टीप्लाई कर देता हूँ बी सी डी के साथ। एक केस ये आ गया मेरा। दूसरे केस में मैं क्या करूंगा, ए बी को मल्टीप्लाई कर दूंगा सी डी के साथ। आपको आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ? ए बी को सी डी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरे केस में मैंने क्या किया, ए बी सी कैलकुलेट किया पहले और उसे मल्टीप्लाई कर दिया डी के साथ। ये चीज आई आपको समझ? ए बी सी को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने डी के साथ। सो फ्रेंड्स, अब आप देखो यहाँ पे क्या है, बी सी डी मल्टीप्लाई हो रहा है और ए बी सी मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इसके लिए भी मेरे पे कॉम्बिनेशन है। क्या कॉम्बिनेशन है? मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले ए को ऐसे का ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा और बी सी डी कैलकुलेट करते समय सबसे पहले मैं बी सी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और फिर उसका रिजल्ट डी को के साथ कर दूंगा मल्टीप्लाई। सो ये पहला कॉम्बिनेशन आ गया। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या आएगा, मैं ए को तो पहले मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उसके बाद मैं बी को मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन उसके बाद मैं सी डी को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। आपको आ गई कंडीशन समझ में? सो सेम केस एप्लीकेबल होगा इस पर्टिकुलर केस में। ए बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले मैं ए बी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर सी को मल्टीप्लाई करता हूँ, उसके रिजल्ट को डी के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। या फिर हम कर सकते हैं ए को पहले छोड़ देते हैं, बी सी को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके रिजल्ट को डी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सेम ऑर्डर में, ए बी सी डी। आपने देखा हाउ वी आर पैरेंथेसाइजिंग देम मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो फ्रेंड्स, अब आप काउंट करो, इफ वी हैव गॉट 3 मैट्रिक्स, सो हाउ आई कैन पैरेंथेसाइज देम इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ वेज कितने थे? अगर मेरे पे 3 मैट्रिक्स होंगे, 2 वेज थे मेरे कि मैं उन्हें कैसे पैरेंथेसाइज करूंगा। अगर मेरे पे 4 मैट्रिक्स होंगे तो हाउ वी कैन पैरेंथेसाइज देम इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। आप देखो ना, 1 ये, 2 3 है, 4 एंड 5 वेज आर देयर हाउ वी कैन पैरेंथेसाइज देम। सो मुझे इसमें से बेस्ट वे को करना है सिलेक्ट। सो गाइज, अब आप कहोगे कि सर 5 वेज हैं जिससे मैं अपने मैट्रिक्स को पैरेंथेसाइज कर सकता हूँ। सो क्या कोई ऐसा जनरल वे नहीं है जिससे मैं बता सकूंगा कि कौन सा पर्टिकुलर पैरेंथेसाइज मेरे लिए बेस्ट रहेगा? सो गाइस, ऐसे हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि कौन सा पैरेंथेसाइज करने का तरीका हमारे लिए बेस्ट रहेगा। एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन द इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम। ये मेरी प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा। सो गाइस, ये काम करते हैं, ये कॉन्सेप्ट तो आ गया आपको समझ में। इसे याद रखना, जब भी मेरे 3 मैट्रिक्स होंगे मुझे 2 तरीके मिलेंगे पैरेंथेसाइज करने के। जब भी मेरे 4 मैट्रिक्स होंगे तो मेरे कितने तरीके मिलेंगे पैरेंथेसाइज करने के लिए? 5 ways will be there to parenthesize our matrix। सो एक काम करता हूँ, मैं पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को कर देता हूँ इरेज, और अब हम एक एग्जांपल से ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे कुछ मैट्रिक्स दे रखे हैं, मुझे 4 मैट्रिक्स दे रखे हैं। मेरे 4 मैट्रिक्स कौन से हैं? ए बी एंड सी एंड डी। सो मैंने क्या देखा था कि अगर मुझे 4 मैट्रिक्स दे रखे होंगे, सो द नंबर ऑफ वे इन विच वी कुड पैरेंथेसाइज देम इज 5। 1 2 3 4 5 वे हैं जिससे मैं उन्हें कर सकता हूँ पैरेंथेसाइज। सो अब हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए अपने नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं ईच केस में। सो कुछ मैं सॉल्व करता हूँ, कुछ आप सॉल्व करो। सबसे पहले मैं किसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? इस केस में सी डी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सी का डायमेंशन क्या है? 1 क्रॉस 4, डी का डायमेंशन है 4 क्रॉस 1। सो ये कंपैटिबल है मल्टीप्लाई करने के, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। सो साइज ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स सी डी का क्या आएगा? सी डी का साइज मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा मेरा 1 क्रॉस 1। सो नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड इन सी डी विल बी कितनी होगी? आप बताओ। साइज ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय आर। आर क्या है? 4। सो कितने? 4 मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 4 क्या है मेरे? नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो अब मुझे मल्टीप्लाई करना है बी को किससे मल्टीप्लाई करना है? मेरे रिजल्टिंग मैट्रिक्स सी डी से मल्टीप्लाई करना है। बी के डायमेंशन क्या है? बी के डायमेंशन क्या है मेरे? 2 क्रॉस 1। बी के डायमेंशन है मेरे 2 क्रॉस 1।
और सी डी के डायमेंशन क्या है मेरे 1 क्रॉस 1। सो 1 क्रॉस 1 मेरे सी डी के डायमेंशन है, यस ये कंपैटिबल है। आप देखो 1 1। सो मेरे बी सी डी के डायमेंशन क्या आएंगे, बी सी डी के मेरे डायमेंशन आएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद 2 क्रॉस 1। सो नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन बी सी डी को परफॉर्म करने में क्या आएगा, बी सी डी को मल्टीप्लाई करने के लिए मेरे नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन होंगे साइज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय आर। आर क्या है यहाँ पे 1। सो कितने नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अब आप देखो मुझे ए को मल्टीप्लाई करना है बी सी डी के साथ। मेरा साइज ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या है 2 क्रॉस 1। ए की डायमेंशन क्या है, ए की डायमेंशन मुझे दे रखी है 1 क्रॉस 2। सो क्या मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, हाँ मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। देखो 2 और 2 सेम है। सो साइज ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या आएगा मेरा ए, सो साइज ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या आएगा मेरा ए बी सी डी का, इस पर्टिकुलर टर्म का साइज आएगा मेरा 1 क्रॉस 1। आपको आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ में, साइज क्या आएगा इसका 1 क्रॉस 1। तो कितने नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की नीड होगी मुझे, मेरे नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की नीड होगी साइज ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय आर। आर क्या है यहाँ पे 2। सो किसके इक्वल हो जाएगा 2 के इक्वल। सो टोटल नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी इस केस में 4 + 2 + 2। सो फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी मेरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म बाय बी सी डी को प्लस स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म बाय बी प्लस सी डी देन परफॉर्म बाय ए बी सी डी। सो इट विल बी इक्वल टू 4 + 2 + 2। 4 and 4 कितना होता है 8। सो 8 स्केलर मल्टीप्लिकेशन मेरी परफॉर्म होगी। अब हम इस वाले केस में देखते हैं। सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करो। ए बी के डायमेंशन क्या है, ए के डायमेंशन है 1 क्रॉस 2 एंड बी के डायमेंशन क्या है, बी के डायमेंशन है मेरे 2 क्रॉस 1। यस ये आर कंपैटिबल मल्टीप्लाई करने के लिए। सो ए बी के डायमेंशन क्या आएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद 1 क्रॉस 1। और कितने नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की नीड होगी मुझे नीड होगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करने के लिए और इस पर्टिकुलर वे को मल्टीप्लाई करने के लिए p क्रॉस क्यू। p क्रॉस क्यू क्या है मेरा साइज ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स, इसे r के साथ मल्टीप्लाई कर दो। r क्या है यहाँ पे 2। मैंने आपको बताया था ना क्या कंडीशन थी, p क्रॉस r मल्टीप्लाई बाय r क्रॉस क्यू। ये जनरल टर्म आप याद रखना। तो कितने नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी 2। इसमें कितनी होगी 2। अब सी डी को मल्टीप्लाई करो। सी डी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो डायमेंशन क्या है इसके 1 क्रॉस 4 एंड 4 क्रॉस 1। सी के डायमेंशन है 1 क्रॉस 4 और डी के डायमेंशन है 4 क्रॉस 1। सो 1 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो साइज ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या आएगा 1 क्रॉस 1 और आर कितना है यहाँ पे 4। सो 4 बन जा 4। सो कितना आया यहाँ पे 4 आया। अब हमें इन दो को भी तो मल्टीप्लाई करना है ना, ए बी को मल्टीप्लाई करना है सी डी के साथ। सो ए बी के डायमेंशन क्या है 1 1, ए बी के डायमेंशन क्या है 1 क्रॉस 1 और सी डी के डायमेंशन क्या है मेरे, सी डी के डायमेंशन है मेरे 1 क्रॉस 1। आपको आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ में। ए बी के डायमेंशन क्या है मेरे 1 क्रॉस 1, सी डी के डायमेंशन क्या है 1 क्रॉस 1। सो ए बी मल्टीप्लाई बाय सी डी के डायमेंशन कितने होंगे 1 क्रॉस 1 होंगे। ये चीज आई आपको समझ में। और आर क्या है यहाँ पे, आर मेरा 1 है। सो कितने नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हुए 1। सो यहाँ पे प्लस कर दो 1। सो टोटल नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आएगी 4 + 2 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 7। आपको आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ में। इस वाले केस में मुझे स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी 7। अब आप ये तीनों केस खुद से सॉल्व करो। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बीसी को मल्टीप्लाई करता हूँ, ये फटाफट करते हैं क्योंकि हमने बहुत टाइम लगा लिया है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो आप सबसे पहले क्या करोगे इस वाले केस में, आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करो बीसी को। सो बीसी के डायमेंशन क्या है आप लिखो और सॉल्व करो, फटाफट बताओ अपना आंसर कमेंट सेक्शन में और फिर मेरे से कंफर्म भी कर सकते हो, मैं अभी साथ के साथ सॉल्व कर रहा हूँ। बीसी का डायमेंशन है 2 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 4। सो बीसी के रिजल्टिंग डायमेंशन कितने आएंगे, रिजल्टिंग डायमेंशन आएंगे 2 क्रॉस 4, इजंट इट। आप बीसी को मल्टीप्लाई करोगे डी के साथ। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर देते हैं 2 क्रॉस 4 क्रॉस 1। सो कितने स्केलर मल्टीप्लिकेशन होंगे 4 2 8। अब मैं बीसी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ डी के साथ। सो बीसी का डायमेंशन क्या है 2 क्रॉस 4 और डी का डायमेंशन क्या है मेरे 4 क्रॉस 1। डी का डायमेंशन है मेरे 4 क्रॉस 1। सो बी सी डी के डायमेंशन कितने आ जाएंगे, बी सी के डी के डायमेंशन आ जाएंगे मेरे 2 क्रॉस 1 और नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू 2 क्रॉस 1 साइज ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय आर। आर क्या है यहाँ पे 4। सो 4 2 8, 8 आ गया इसमें। सो 8 यहाँ पे आ गया प्लस। अब मुझे क्या करना है बी सी डी को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, बी सी डी को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। ए के डायमेंशन क्या है मेरे 1 क्रॉस 2 और बी सी डी के डायमेंशन क्या है मेरे 2 क्रॉस 1। 2 क्रॉस 1 इसके डायमेंशन दे रखे।
सो साइज ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या आ जाएगा 1 क्रॉस 1। और कितने नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी 1 क्रॉस 1 मल्टीप्लाई बाय आर। आर क्या है 2, सो 2 1 जा 2। सो टोटल नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन विल बी इक्वल टू 8 प्लस 8 प्लस 2। 8 8 जा क्या होता है 8 प्लस 8 विल गिव मी 16 एंड 2 विल बी इक्वल टू 18। आपको आया कॉन्सेप्ट समझ में? अब आप इसे परफॉर्म करो, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करो। ए बी क्या है, ए बी का साइज है 1 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 1। सो जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा तो साइज ऑफ ए बी कितना आएगा 1 क्रॉस 1। और मेरा आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2। सो नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू 2। आ रहा है ना आपको कॉन्सेप्ट समझ में? आप ए बी को मल्टीप्लाई करोगे आप सी के साथ, सी का डायमेंशन क्या है मेरे 1 क्रॉस 4। सो मल्टीप्लाई करो 1 क्रॉस 4 आएगा साइज ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स। इसे मल्टीप्लाई करो आर के साथ, आर क्या है यहाँ पे 1 है। सो 4 1 जा 4। नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड विल बी 4। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे आप किसके साथ, ए बी सी को मल्टीप्लाई करोगे डी के साथ। ए बी सी का डायमेंशन कितना है 1 क्रॉस 4, डी का डायमेंशन क्या है 4 क्रॉस 1। सो साइज ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स कितना आएगा मेरा 1 क्रॉस 1। आप देखो हर केस में साइज ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स सेम आएगा 1 क्रॉस 1 1 क्रॉस 1 1 क्रॉस 1। आपको आ रहा है? और कितने नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की नीड होगी 1 क्रॉस 1 मल्टीप्लाई बाय आर। आर क्या है 4। सो 4 1 जा 4। ये चीज है आपको समझ में, प्लस 4। सो 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, 8 प्लस 2 क्या हो गया 10। सो इस केस में 10 स्केलर मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी टोटल में। आप लिख देना स्टेटमेंट करके, टोटल नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन दिस केस इज 10। सो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम में भी पूछी जाती है ज्यादातर, और गेट एग्जाम में भी। गेट एग्जाम में तो आप डायरेक्ट कर लोगे, आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाने की भी जरूरत नहीं है, कि वहाँ पे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करो। सबसे पहले बी सी को मल्टीप्लाई करो। बी का सी का डायमेंशन क्या है 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्रॉस 4। सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो रिजल्टिंग का डायमेंशन क्या आएंगे 2 क्रॉस 4। और कितने नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी 2 क्रॉस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, वो क्या होता है आर। तो 2 क्रॉस 4 कितना हो गया 8। सो फ्रेंड्स मैंने बी सी को मल्टीप्लाई कर दिया सबसे पहले। अब मैं किसके मल्टीप्लाई करूंगा ए के साथ, क्योंकि क्या है यहाँ पे पैरेंथेसिस हो रखे हैं। सो ए का डायमेंशन क्या है, ए के डायमेंशन मुझे दे रखे हैं 1 क्रॉस 2। सो ए बी सी के रिजल्टिंग के डायमेंशन कितने आएंगे 1 क्रॉस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, वो क्या है मेरे आर की वैल्यू है। सो 4 2 8, 8 स्केलर मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अब जो मेरा साइज ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा 1 क्रॉस 4 ए बी सी को मल्टीप्लाई करने के बाद उसे किससे मल्टीप्लाई करना है डी के साथ। डी क्या है मेरा 4 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। सो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो साइज ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा मेरा 1 क्रॉस 1। सो 1 क्रॉस 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4 आर की वैल्यू के साथ। सो 4 1 जा 4 प्लस 4। सो 8 8 जा 8 प्लस 8 विल गिव मी 16, 16 प्लस 4 विल गिव मी 20। तो इस वाले केस में नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन आई 20। सो गाइस आपको कॉन्सेप्ट आया समझ में कि मैंने नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे फाइंड आउट करी है। अब आप देखो सबसे कम स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस केस में रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सबसे कम स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस वाले केस में आ रही है जब भी मैं पहले ए बी को मल्टीप्लाई करूंगा और फिर सी डी को मल्टीप्लाई करूंगा, उन दोनों का रिजल्ट को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। तो नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कितनी आ रही है इस केस में 7। बाकी सारे केस में नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ज्यादा आ रही है। सो इस वाली प्रॉब्लम के ये वाला बेस्ट तरीका है जिससे मैं अपने मैट्रिक्स को कर सकूंगा मल्टीप्लाई। सो गाइस मुझे अपने फाइनल आंसर से लेना देना नहीं है अभी कि मेरा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, फाइनल आउटकम क्या आ रहा है। फाइनल आंसर फाइनल आउटकम तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, लेकिन हमें क्या करना है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना है। नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हमें करना है मिनिमाइज। सो आपको आया ना तरीका समझ में। आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए ले लीजिए इंटरनेट से, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में या नीचे कमेंट बॉक्स में आपको और क्वेश्चन दे दूंगा। आप चेक करना और बताना कि मुझे कौन सा सही होगा। सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में डन लिख देना। सो गाइस मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। मैं जल्दी हाजिर होऊंगा आपके लिए एक और कमाल बेहतरीन वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।